हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 11 की विविध प्रश्नावली को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि परवलयाकार परावर्तक का व्यास 20 सेंटीमीटर है और गहराई 5 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी नाभि ज्ञात करनी है। तो देखो, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रश्न को पहले तो आपको परवलयाकार परावर्तक दिया है, इसका मतलब आपके पास है तो परावर्तक, लेकिन उसके जो आकार है वो परवलय के आकार का है। परवलय आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारे तरीके के, 4 तरीके के आपने परवलय सीखे थे। बोला गया है कि इसका व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर है और गहराई 5 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या मतलब है उसको यहां पर हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम y अक्ष और x अक्ष बना लेते हैं। तो ये y अक्ष हो गई और ये x अक्ष हो गई। अब आपको बोला गया कि इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। अगर हम यहां पर देखो, जैसे व्यास दिया हुआ है, अगर हम इसको परवलय की भाषा में देखें तो ये आपके पास नाभिलंब होता है एक तरीके से। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई दी हुई है, या हम बोल सकते हैं नाभिलंब की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। अर्थात अगर आपके पास कुछ परवलय इस तरीके का होगा परवलय, या हम बोल सकते हैं परवलयाकार परवर्तक इस तरीके का होगा ये आपके पास, तो जो इसकी नाभिलंब की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर नाभि होगी, तो नाभिलंब क्या होगा, ये हम जानते ही हैं, अक्ष के लंबवत और नाभि से गुजरने वाली रेखा। तो ये इस तरीके से आपके पास ये देखो नाभिलंब बन जाएगा। तो मान लीजिएगा मैं नाभिलंब के सिरे बोल देता हूं पी और पी डैश, अर्थात यही आपके पास पी पी डैश, या तो आप इसे नाभिलंब बोल दीजिएगा या आप इसे व्यास बोल सकते हैं। तो व्यास का मतलब समझ में आ गया हमें कि आखिर क्या होता है। तो ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इसकी जो गहराई है, अर्थात परवलयाकार परवर्तक की जो गहराई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां के बीच की दूरी आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अब ये अगर देखो 5 सेंटीमीटर आ गई, इस P और P डैश की जो लंबाई है वो आ गई 20 सेंटीमीटर। तो आपको नाभि ज्ञात करनी है, अर्थात नाभि के निर्देशांक बेसिकली ज्ञात करने हैं। तो देखिए, नाभि तो आपके पास ऐसी होगी, ये हमने देखो एक्स अक्ष बना ली, ये हमारे पास वाई अक्ष हो गई। तो इस तरीके से देखो नाभि के निर्देशांक जो आपके पास होंगे, आप तो क्या करेंगे कि आप एक बिंदु जैसे ये वाला निकालोगे, तो ये बिंदु कितना होगा, 5,10 होगा, क्योंकि 20 है तो 10 ऊपर होगा और 10 एसपी डैश होगा, मतलब 10 नीचे की तरफ होगा वाई अक्ष पर। अब जैसे आपको ये समझ में आ गया कि जो 10 का स्क्वायर है वो आ गया 4a इंटू 5 के बराबर, क्योंकि आपको देखो ये बिंदु मालूम पड़ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ना भी 5,0 हो गई, एक्स अक्ष पर है, लेकिन अगर आप वाई स्क्वायर बराबर 4ax इस तरीके का परवलय मानेंगे, चूंकि 5,10 इस पर आ रहा है, देखो बिंदु ये वाला आ रहा है 5,10, इसका मतलब हमने इसको संतुष्ट करा दिया। तो यहां से आपके पास 100 बराबर 20a आ जाएगा, अर्थात a का मान 5 आ जाएगा। और यदि a का मान 5 आ गया तो नाभि आपको निकालनी थी जिसके निर्देशांक होते हैं a,0। तो इस तरीके से नाभि आपके पास 5,0 आ जाएगी और यही आपके पास पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखो दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक मेहराब परवलय के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। फिर आगे बोला गया कि मेहराब 10 मीटर ऊंचा है और आधार में 5 मीटर चौड़ा है। यह परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा, यह आपको देखिए बताना है। तो सबसे पहले तो देखो बोला गया है कि मेहराब परवलय के आकार का है, तो हम आपको समझा देते हैं। ये हमने देखो वाई अक्ष बना दिया और ये इस तरीके से एक्स अक्ष हो गया। अब बोला गया था परवलय के आकार का है, परवलय आपके पास 4 तरीके के थे, लेकिन बोला गया इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर अक्ष मतलब वाई अक्ष इसका अक्ष हो गया इस परवलय का। तो इसके अनुसार आपके पास जो परवलय बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए आपके पास परवलय आ गया जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर हो गया। तो ये बेसिकली एक मेहराब हो गया परवलय के आकार का। अब बोला गया कि यह 10 मीटर ऊंचा है। 10 मीटर ऊंचा का मतलब यह हुआ कि अगर इतना है यहां तक और यहां तक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये दूरी निकालूं यहां से लेकर यहां तक की, तो वो 10 मीटर हो गई, तभी तो हम बोलेंगे 10 मीटर ऊंचा है। और बोला गया है कि इसकी जो चौड़ाई है, अर्थात आधार में ये 5 मीटर चौड़ा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां से यहां के बीच की दूरी इसकी 5 मीटर
हो गई है। अब ये दूरी आपको 5 मीटर समझ में आ गई और जो ऊंचाई थी वो 10 मीटर हो गई। अब आप यहां पर एक बात ये गौर करो कि आगे आपको बोला गया कि परवलय के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा। ये परवलय से देखो 10 मीटर की दूरी पर 5 मीटर चौड़ा है। अगर 2 मीटर की दूरी पर निकालूं तो 2 मीटर तो देखो कुछ यहां पर ही आएगा। अब आपको यहां पर बताना है कि आखिर इसकी चौड़ाई कितनी होगी, अर्थात आपको ये दूरी बतानी है। ये देखिए, ये पूरी दूरी बनानी है, ये वाली। मान लीजिएगा इसको मैं पूरे को x बोल देता हूं, मतलब आपको पूरा x का मान ज्ञात करना है। अगर मैं पॉइंट में लिखूं तो आपको मान लीजिएगा ये a है, ये a डैश है, तो a डैश आपको ज्ञात करना है कि आखिर कितना होगा। यही तो चौड़ाई होगी 2 मीटर शीर्ष पे दूरी पर। और आपको मान लो ये मैं p बोल देता हूं और ये p डैश बोल देता हूं, तो p डैश पता है 5 मीटर है। अब यहां पर ये समझिए कि देखो अक्ष इसका ऊर्ध्वाधर है, मतलब y अक्ष यदि इस परवलय का अक्ष है, मतलब y अक्ष के ये सममित हो गया। y अक्ष के सममित यदि ये हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको m बिंदु मान लूं तो जो pm होगा वही p डैश m होगा, क्योंकि बराबर होंगे। अर्थात ये दोनों आपस में 5/2 5/2 हो जाएंगे, तभी तो देखो 5 मीटर बनेगा टोटल मिलाकर। तो 5/2 5/2 हो गए। अब इसी तरीके से मान लीजिएगा मैं p डैश वाले बिंदु को देखूं कि आखिर इसके निर्देशांक क्या होंगे। आप p डैश को भी देख सकते हो, p को भी देख सकते हो, आप किसी पर भी देख सकते हो बिंदु। मान लीजिएगा मैं p डैश का बिंदु निकालता हूं, तो p डैश का देखो निर्देशांक देखते हैं क्या होंगे। देखो x निर्देशांक कितना होगा 5/2, और y निर्देशांक क्या होगा, देखो y अक्ष पर कितना गया है 10 गया है, क्योंकि 10 इसकी ऊंचाई थी, तो 5/2, 10 हो जाएगा। अब यहां पर आपको p डैश के निर्देशांक मालूम पड़ गए। आपको यह समझ में आ रहा है कि ये जो परवलय होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि x² = 4ay। 4ay हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ऊर्ध्वाधर अक्ष है, y अक्ष जब भी होता था परवलय का तो हम इस तरीके का लिखते थे परवलय। अब चूंकि 5/2, 10 तो p डैश है, मतलब ये इस परवलय पर आ रहा होगा, अर्थात इसको संतुष्ट करेगा ये वाला बिंदु। तो x की जगह 5/2 लगा देते हैं, बराबर 4a, और y की जगह 10 लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगा 25/4 बराबर 40a। फिर देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 बार ये कैंसिल हो गया और ये 8 बार कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको कि a का मान 5/32 आ जाएगा। अब a का मान यदि 5/32 आ गया तो आपको क्या करना है उसको समझ लेते हैं। आपके पास परवलय पूरा का पूरा आ गया, क्योंकि अभी जब आपने ये लिखा है तो इसमें a नहीं पता है आपको, तो आपने तो कुछ इस तरीके का माना था। अब जब a आपको पता लग गया तो आपको एक्चुअल में इक्वेशन पता लग गई इस परवलय की, वो हो जाएगी x² बराबर 4 गुणा 5/32 गुणा y। अर्थात मैं अगर कैंसिल करूं तो ये 5/8y, ये आपके पास परवलय आ जाएगा। अब चूंकि ये आपके पास देखिए परवलय आ गया, और अब आपको क्या करना है a डैश की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिएगा ये बिंदु है आपके पास, मान लीजिएगा x निर्देशांक मुझे इसका पता नहीं है तो मैंने इसको लिख लिया, मान लीजिएगा r,0 लिख दिया, सॉरी r,s लिख दिया। अब यहां पर आप ये समझो, आपको ये तो पता है कि s कितना है, क्योंकि आप y निर्देशांक जो है वही y अक्ष पर दूरी यही तो s के बराबर होगा, मतलब एक तरीके से r,s ना होकर r,2 लिख सकते हैं आप। तो बस आपको r नहीं पता है तो r,2 इसमें संतुष्ट करेंगे, तो r² बराबर ये देखो 5/8 गुणा 2 आ गया, तो इस तरीके से r² बराबर 10/8 आ जाएगा। अगर आप 2 से कैंसिल करोगे तो 5/4 आ जाएगा। तो अगर आप r का मान यदि आप निकालेंगे अभी, तो r का मान देखिए आ जाएगा अंडर रूट का 5/2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो r का मान आ गया अंडर रूट का 5/2। तो मैं बोल सकता हूं कि जो a डैश वाला बिंदु है इसके निर्देशांक हो गए अंडर रूट 5/2, 2। अब चूंकि ये तो सममित होता है, तो सममित है इसका मतलब a के जो निर्देशांक होंगे वो आपके पास हो जाएंगे माइनस का अंडर रूट 5/2, 2। तो अब आपको तो x निकालना है, या हम बोल सकते हैं a डैश, तो वो क्या होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए वो आपके पास हो जाएगी a डैश, या हम बोल सकते हैं x जो हमें निकालना था चौड़ाई, तो वो हो जाएगी 2√5/2। आप निकाल सकते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर आप यहां से देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 रह जाएगी। और अगर अंडर रूट 5 को थोड़ा सा सरल करोगे, मतलब इसका वर्गमूल लोगे 5 का, तो x आपके पास हो जाएगा 2.236 मीटर लगभग। तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि यदि हम शीर्ष से 2 मीटर दूरी पर चलेंगे तो वहां पर इस मेहराब की चौड़ाई 2.236 मीटर के आसपास होगी।
तीसरे प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। सड़क पथ जो कि क्षैतिज है 100 मीटर लंबा आपको दिया हुआ है तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है। आपको आगे इसमें बोला गया कि सबसे लंबा तार जो है वो 30 मीटर का है और सबसे छोटा तार जिसकी लंबाई 6 मीटर की है। फिर यहां से आपको बोला गया कि मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए अब ये ऐसे प्रश्न आपके पास आ गए तो यहां पर स्वाभाविक सी बात है आपको ये बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा अगर आपने बिल्कुल भी रफ फिगर इसका नहीं बनाया तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि सबसे पहले रफ फिगर बनाएंगे ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले तो बोला गया कि जो एक झूलता पुल है उसकी केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। तो मैं यहां पर एक पुल बनाता हूं झूलता हुआ। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं एक सड़क बना देता हूं। उसने बोला गया है कि सड़क पथ जो कि क्षैतिज है तो एक क्षैतिज सड़क बना दी। स्वाभाविक सी बात है जो पुल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा आपके पास और इसकी केबल आपको बोली गई कि परवलय के रूप में लटकी हुई है मतलब कुछ इस तरीके से इसकी केबल लटकी हुई है। तो ये हमने देखो केबल लटका दी इसकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखो फिर बोला गया क्षैतिज जो सड़क पथ है उसकी लंबाई 100 मीटर है। तो मैं यहां इस तरीके से समझा देता हूं। देखो 100 मीटर क्या हो गया हमारे पास इसकी लंबाई। तो ये हमने 100 मीटर लंबाई का सड़क बना दी थी तो ये 100 मीटर लिख दिया हमने। फिर आगे बोला गया केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है। देखिए इसी तारों पर टिका हुआ है सड़क पथ। देखिए ऊर्ध्वाधर तार यही और ये हो गए तो इन पर सड़क पथ हमारा टिका हुआ है जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर का है। स्वाभाविक सी बात है सबसे लंबा तार जो होगा 30 मीटर का वो यही वाले होंगे जो ऊर्ध्वाधर ये आपके पास बने हुए हैं। तो ये मैंने इस तरीके से आपको समझा दिए कि ये देखो 30 मीटर होगा ये और ये भी 30 मीटर ही होगा। सबसे ऊंचे तार देखिए यही हो सकते हैं जो किनारे पर हैं। तो ये 30 मीटर आपके पास होगा यहां से। फिर आगे बोला गया सबसे छोटा तार 6 मीटर का है। सबसे छोटा तार का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहां पर जो इसका बिंदु होगा वो और इस सड़क के बीच की जो दूरी होगी वो 30 मीटर की 6 मीटर की है। तो आपने ये 6 मीटर लिख दिया। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मध्य से 18 मीटर दूर बोला गया है। तो देखिए मध्य कहीं भी होगा यहां पर स्वाभाविक सी बात है बिल्कुल बीच में होगा तभी ऐसा होगा। तो ये आपके पास अगर यहां से यहां तक की दूरी निकालोगे तो 50 मीटर आ गई। यहां से यहां तक की भी 50 मीटर ही आएगी। स्वाभाविक सी बात है अगर 100 है तो 50 इधर तो 50 उधर हो गया। फिर बोला गया कि मध्य से 18 मीटर दूर। तो मध्य से 18 चाहे किधर भी देख लो चाहे आप दाहिनी तरफ देख लो चाहे बाईनी तरफ। तो मध्य से 18 मीटर दूर देखिए यहां पर कहीं होगा। ये मान लीजिएगा 18 मीटर देखो ये आएगा मध्य से। तो इस पर देखो एक तार बना होगा तो आपको बोला गया है इस तार की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। जैसे ये 6 मीटर है यहां 30 मीटर है तो इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। मान लीजिएगा मैं इनको पहले तो मैं सबके नाम लिख देता हूं। ये हो गया ए बी ये मान लीजिएगा सी ये डी ये ई हो गया ये एफ हो गया मान लीजिएगा ये जी हो गया और ये एच हो गया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं वो तो मैंने बस इस तरीके से नाम दे दिया आपके लिए। तो आपको जी एच की लंबाई निकालनी है। अब कोई छात्र हो सकता है ये बोले कि हम 18 मीटर तो इधर भी ले सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल आप इधर ले सकते हैं। तो 18 मीटर इधर लोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो फिर आपको देखो ये मान लो आपने आई और जे मान लिया तो आई जे निकालना है। तो पहले तो ये ध्यान रखें कि जी एच और आई जे दोनों की लंबाई समान होगी क्योंकि बिल्कुल सममित है ये आपके पास। तो आप कोई भी निकाल लीजिएगा आपको बस एक निकालना है सॉल्व करके। अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास ये परवलय अगर मैं सोचूं तो किस तरीके का परवलय है। अब यहां पर हमको किस तरीके से सोचना है। देखो ये ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है। तो ऊपर की तरफ यदि इसका मुंह खुला हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि y अक्ष इसकी अक्ष हो गई इस परवलय की। तो ये कुछ इस तरीके से पर अक्ष मैंने बना दी और x अक्ष पर एक तरीके से ये सड़क है क्षैतिज सड़क जो है। तो ये इस तरीके से हमने x अक्ष पर सड़क बना दी। अब यहां पर समझिए कि ये परवलय किस तरीके का होगा। इस परवलय को अगर हम देखेंगे तो ये परवलय तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तरीके का हो गया। तो हमने देखो यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इस तरीके का हमारे पास हो गया।
फिर आप ये देखो कि कोई भी एक बिंदु निकाल लो, जैसे आपको जो पता हो इस परवलय पर। सबसे आसान हमारे पास कौन सा बिंदु पता है? हमें पता है कि देखो एफ बिंदु हमें पता है। एफ बिंदु कितना है हमारे पास? 0,6 हो जाएगा, क्योंकि वाई अक्ष मैंने निर्देशांक वो मानी है, इसकी अक्ष तो 0,6 हो गई। इस तरीके से मुझे सी बिंदु भी पता लग जाएगा। वैसे तो सी बिंदु हो जाएगा 50,30। तो अब ये देखो आपके पास 0,6 ही आया, 50,30 ही आया, तो हम बोल सकते हैं 50,30। तो इसको सॉरी, ये 0,6 नहीं आएगा। अगर मैं अक्ष को यहां पर, सड़क को मैं इसे ना मानकर यहां पर मान लेता हूं, ये 0,6 नहीं आएगा, 0,0 बनाएंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं सीड्स हमने 0,0 वाले ही परवलय सीखे हैं अभी तक। तो जो हमने सड़क बनाई उसको, जो ये 6 मीटर वाली दूरी है, यहां पर हम इसको एक्स अक्ष मान लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए एक्स अक्ष हो गई। तो अब ये हमारे पास एक्स अक्ष है। तो अब ये देखो कि ये 50,30 ना होकर 50,24 रह जाएगा, क्योंकि 30 टोटल है। यहां से देखोगे एक्स अक्ष आपने ये बनाई है, तो ये तो अब 24 रह गई यहां से आपके पास। तो 50,24 ये बिंदु आ गया सी वाला। तो अब ये आपको पता है कि इस परवलय पर 50,24 जरूर संतुष्ट करेगा इसे। तो एक्स की जगह 50 रख देते हैं, तो 50 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए गुणा 24, ये आपने लिख दिया। तो अब देखिए यहां से हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 50 का वर्ग मतलब 2500 बराबर ये आ गया 96 गुणा ए। फिर क्या करते हैं हम कि 4 से अभी कैंसिल करते हैं, तो देखो ये 24 बार कैंसिल हो गया, और ये देखो आपके पास आ जाएगा 625। तो ए का मान आपके पास 625 बटे 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको कि आखिर जो आपने एक्स स्क्वायर बराबर 4ay परवलय माना है, उसका समीकरण अब प्रॉपर समीकरण आ जाएगा ए का मान लगाने के बाद, और ये आ जाएगा 4 गुणा 625 बटे 24 गुणा वाई। तो अभी हम क्या करते हैं, 4 से इस 24 को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 6 बार कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 6x स्क्वायर बराबर 625 गुणा वाई। तो इस तरीके से इस परवलय का आपके पास समीकरण आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया उसको समझ लेते हैं। आपसे पूछा गया है एच जी की लंबाई। अब क्या करता हूं कि मैं एच निकाल लेता हूं, तो मेरे को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। अब एच के निर्देशांक कैसे पता करेंगे? देखिए हमको ये पता है कि ये 18 है, इसी तरीके से ये भी 18 है। तो मान लीजिएगा आई या एच किसी के भी निर्देशांक हम पता कर लें, तो अगर आई के निर्देशांक आप देखोगे तो एक्स निर्देशांक तो 18 हो गया, वाई निर्देशांक आपको नहीं पता, तो वाई निर्देशांक हम क्या करते हैं आर मान लेते हैं। मान लीजिएगा तो हमने वाई निर्देशांक आर मान लिया और एक्स 18, तो लगाते हैं इसमें। तो 6 गुणा एक्स की वैल्यू 18 का होल स्क्वायर बराबर 625 गुणा वाई की वैल्यू हमने आर मान ली, 18 आर से हमने इसको संतुष्ट कराया है। तो अब यहां से आप देखो 6 गुणा 18 का होल स्क्वायर मतलब यह आ जाएगा 6 गुणा 324 बराबर 625 गुणा आर। फिर क्या करते हैं हम कि आर बराबर 6 गुणा 324 कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1944 बटे 625। अब 1944 बटे 625 यदि आपके पास ये आया, तो अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करोगे तो आर का मान आपके पास आ जाएगा 3.11 मीटर। सॉरी ये तो निर्देशांक हमने निकाला है, तो आर 3.11 आ गया, और ये अप्रोक्स मैंने निकाला है लगभग। अब आपको क्या निकालना था, तार की लंबाई उस दूरी पर। तो आर आया 3.11 मतलब 18,3.11 आप लिख सकते हो। अब तार की लंबाई तो आपके पास आई ये है। अब सोचिए ये जो आर है वो आर तो इतनी दूरी ही है, क्योंकि आपने एक्स अक्ष ये माना यहां पर। तो आपके पास टोटल कितना आएगा, इसमें 6 को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आपके पास तार की जो अभीष्ट लंबाई आएगी, तो मैं लिख देता हूं तार की अभीष्ट लंबाई। तार की अभीष्ट लंबाई आपके पास हो जाएगी यहां से 6 प्लस 3.11 अर्थात 9.11 मीटर, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार रूप का है। आगे बोला गया है यह 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। एक सिरे से 1.5 मीटर दूर बिंदु पर मेहराब की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मेहराब की एक तरीके से आकृति बना लेते हैं, क्योंकि अर्ध दीर्घवृत्ताकार का है अर्थात अर्ध दीर्घवृत्त हमको बनाना है। तो देखिए ये हमारे पास हो गया एक्स अक्ष और ये हमारे पास हो गया वाई अक्ष। अब चाहे आप
मेहराब कैसा भी बनाए, मतलब क्षैतिज दीर्घवृत्त बनाओ चाहे ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त, वो कैसा भी बनाए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, दोनों से सेम आंसर आएगा। मैं क्या करता हूं, अभी क्षैतिज बनाता हूं और वो भी अर्ध दीर्घवृत्त। क्षैतिज अर्ध दीर्घवृत्त देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब यहां पर आप ये समझो कि ये तो हमारे पास हो जाएगा मूल बिंदु अर्थात 0,0, ये हमारे पास हो गया एक्स अक्ष और ये हमारे पास हो गया देखिए वाई अक्ष। अब यदि मैं देखूं तो बोला गया कि 8 मीटर ये चौड़ा है। 8 मीटर चौड़े का मतलब क्या हुआ, उसको पहले मैं समझा देता हूं। 8 मीटर चौड़े का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर हो गई है। अगर मैं निर्देशांकों की बात करूं तो ये ए डैश हो गया और ये ए हो जाएगा। मान लीजिएगा ये बिंदु बी है। फिर आपको बोला गया केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है, तो स्वाभाविक सी बात है 2 मीटर ये होना चाहिए, अर्थात बी बिंदु के निर्देशांक 0,2 आपके पास हो जाएंगे। फिर बोला गया कि एक सिरे से 1.5 मीटर दूर लेना है हमें एक बिंदु। देखिए सिरे हमारे पास क्या है, ए डैश और ए, तो इनसे 1.5 मीटर दूर लो, चाहे ए डैश से लो चाहे ए से, किसी से भी ले लो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है वो। तो मान लीजिएगा मैंने ये बिंदु लिया सी बिंदु, ये हो गई 1.5 क्योंकि सिरे से 1.5 मीटर दूर लेना था। तो आपको बोला गया ये चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, अर्थात मान लीजिएगा मैंने डी बोल दिया, तो आपको सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है, वही तो हमारी चौड़ाई हो जाएगी मेहराब की या ऊंचाई हो जाएगी। तो आप सबसे पहले तो ये समझो ए डैश से ए के बीच की दूरी 8 मीटर दी हुई है चौड़ाई जो थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ओ से मतलब ये 0,0 से ए के बीच की दूरी देखूं तो वो हमारे पास 4 आ जाएगी, क्योंकि देखिए 8 का आधा करेंगे तो 4 आ जाएगी। तो अब ओ सी हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसका मतलब सी ओ से 2.5 मीटर दूर है। तो अगर डी के निर्देशांक में देखूंगा तो 2.5 कॉमा, मान लीजिएगा मैंने इसे आर बोल दिया, ये आर इस तरीके के होंगे। आर मतलब एक तरीके से वाई अक्ष पर कितना चलना पड़ा मुझे डी बिंदु के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहां पर दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे, क्योंकि समीकरण ज्ञात करना होगा तभी तो हमें ये बेसिकली आर पता करना है, तो वो हमारे पास उत्तर आ जाएगा बहुत आसानी से। तो समीकरण कैसे पता करेंगे उसको समझते हैं। देखिए आपके पास 2a दिया हुआ है, 2a मतलब दीर्घ अक्ष की लंबाई 8 दी हुई थी, तो a बराबर आपके पास देखो 4 हो गया। और यहां पर 2b नहीं दिया गया है, ध्यान रखें b दिया हुआ है 2, क्योंकि चौड़ाई मतलब ये b है, 2b 4 होती लेकिन b यहां पर 2 हो गया। तो हमारे पास जो दीर्घवृत्त होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। अब क्या करते हैं, हमें तो डी बिंदु देखना है, डी बिंदु इस पर संतुष्ट जरूर कर रहा होगा, तो डी बिंदु को इसमें लगाएंगे तो एक्स की वैल्यू 2.5 लगाओ, तो 2.5 का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर देखिए कितना हो गया हमारे पास 16 प्लस वाई हमें पता ही नहीं है, मतलब हमने उसकी जगह आर ले लिया था, तो आर स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 4 हो गया बराबर 1 हो गया। लासापा ले लेते हैं, तो देखिए 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6.25 प्लस लासापा लूंगा तो 4 आर स्क्वायर बटे 16 कुछ इस तरीके से आएगा बराबर 1 आ गया। फिर आप यदि यहां से देखोगे तो आपके पास हो जाएगा 6.25 प्लस 4 आर स्क्वायर बराबर 16, 4 आर स्क्वायर बराबर 9.75 आ गया। तो आर स्क्वायर आप देखिए आपके पास आ जाएगा 9.75 बटे 4 के बराबर। और आपको क्या करना है, आपको तो बेसिकली आर का मान निकालना था, तो आर का मान देखिए आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में 9.75 तो ये हो गया, और 4 का वर्गमूल लोगे तो वो 2 आ गया, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो आर का मान आपके पास ये कुछ इस तरीके से आएगा 3.12 के लगभग, लगभग मैं बता रहा हूं, ये बटे 2 अर्थात 1.56 आ जाएगा। तो आर का मान आपके पास 1.56 आ गया, मतलब डी जो आपके पास था पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट आ गए 2.5 1.56। तो इस तरीके से आपको तो यहां पर ये देखना था कि कितना ऊंचा है ये, तो इसलिए सी डी या हम बोल सकते हैं उसकी ऊंचाई वो आपके पास हो जाएगी आर की वैल्यू के बराबर अर्थात 1.56 मीटर। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। एक 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशांकों को स्पर्श करते हैं, अर्थात निर्देशांक अक्ष जो होती हैं एक्स और वाई उनको स्पर्श करते हैं। फिर आपको बोला गया कि छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ आपको ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर
दूर है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम एक छड़ बना लेते हैं 12 सेंटीमीटर लंबी। तो ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया और ये एक्स अक्ष हो गया। अब छड़ आपको बनानी है 12 सेंटीमीटर लंबी और ध्यान रखना है कि वो एक्स और वाई अक्ष पर स्पर्श करते हो उसके जो सिरे हैं। तो मान लीजिएगा कुछ इस तरीके से आपके पास छड़ हो गई। इसके यदि मैं निर्देशांक बोलूं तो मान लीजिएगा ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये तो आपको पता ही है मूल बिंदु अर्थात ओ हो गया। ये एक्स अक्ष थी और ये वाई अक्ष थी। अब ध्यान रखें ए बी तो फिक्स ही रहेगा 12 सेंटीमीटर क्योंकि छड़ की लंबाई है। तो चाहे आप छड़ को कैसे भी रखें, जैसे मान लीजिएगा कभी थोड़ी देर बाद मैं छड़ को ऐसे भी रख सकता हूं, कभी ऐसे भी रख सकता हूं, लेकिन मुझे ये पता है लंबाई हमेशा 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये तो मैंने केवल आपको समझाने के उद्देश्य से बताई थी ये तो मैं हटा दिया मैंने। अब आपको क्या बोलना गया है कि छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना है और बिंदु P कहां पर है, एक्स अक्ष के संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर दूर है। और ध्यान रखो छड़ पर है ये बिंदु P, तो P यहां पर कहीं आएगा और इसका मतलब ये जो दूरी होगी ये आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही तो आपसे बोला गया 3 सेंटीमीटर दूर है। तो आपको बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात करना है। तो मान लीजिएगा बिंदु पथ हो गया H, K। अब बिंदु पथ का मतलब क्या है मैं आपको पहले यहां पर बता देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर एक्स अक्ष बना देता हूं और एक मैंने वाई अक्ष बना दिया। अब देखिए छड़ आपके पास ये होगी, बिंदु P अभी यहां पर है क्योंकि इससे 3 सेंटीमीटर दूर है। थोड़ी देर बाद मान लीजिएगा आपने छड़ ऐसे रख दी, ऐसे नहीं मतलब ऐसे आएगी कहीं, तो अभी बिंदु P यहां पर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मान लीजिएगा छड़ ऐसे आई तो बिंदु P यहां पर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी पोजीशन में आप छड़ को रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उन सभी बिंदुओं को जोड़ दीजिएगा। मतलब P बिंदु देखिए आप जोड़ रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो ये तो मैंने 3 ही बनाए, आप मान लीजिएगा और बनाते तो सपोज करिए ऐसा आता। तो ये जो आकृति बन रही है इसका समीकरण आपको ज्ञात करना है कि आखिर कौन सी आकृति है। तो यहां से बिंदु पथ आपको समझ में आ गया। बिंदु पथ मतलब होता है कि वो बिंदु किस तरीके से गमन कर रहा है उसका समीकरण। अब देखिए यहां पर हम कैसे इसको हल करेंगे उसको समझ लेते हैं। आपके पास अगर मैंने बिंदु P के निर्देशांक H, K मान लिए तो मैं एक क्षैतिज रेखा खींच लेता हूं P से और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेता हूं। अगर हम इसको थीटा बोल देते हैं कोण, तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोण। तो ये वाला कोण भी आपके पास थीटा हो जाएगा और ये कोण 90 माइनस थीटा मैंने यहां लिख दिया। अब एक बात ये गौर करिए आप कि अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो ये मान लीजिएगा मेरे पास बिंदु Q है और ये बिंदु मेरे पास R है। तो त्रिभुज PBQ में बात करते हैं अभी। त्रिभुज PBQ में यदि आप देखोगे तो आपके पास ये थीटा है, तो cos थीटा का हम फॉर्मूला लगाते हैं। cos थीटा हमारे पास होता है आधार बटे कर्ण। तो ये अभी हमारे पास देखिए हो जाएगा PQ बटे कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास PB हो जाएगा यहां पर। तो ये हमारे पास जब हो गया तो cos थीटा देखो PQ क्या हो जाएगा यहां पर, PQ ही तो H के बराबर होगा क्योंकि बिंदु P से अगर आपने लंब डाला तो ये QP और OR बात तो सेम ही है। तो ये H के बराबर हो गया बटे PB का मान देखिए ये 3 है तो PB का मान 9 होगा क्योंकि AB टोटल 12 है तो ये 9 आ गया। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण पर आते हैं। दूसरा समीकरण मतलब हम किससे लेंगे, जब हमने त्रिभुज PRA ले लिया है। तो त्रिभुज PRA में हमने यहां पर ये लिख दिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा निकालोगे तो वो होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया PR बटे कर्ण हमारे पास देखिए अब हो जाएगा PA के बराबर। PR यदि आप गौर करो तो ये OQ के बराबर ही तो है क्योंकि लंबवत है ही सब कुछ। तो PR आपके पास K के बराबर हो गया और PA ये 3 के बराबर हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। तो अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है क्योंकि थीटा हमने अपनी तरफ से लिया है, इसको तो हम हटाना चाहेंगे। तो समीकरण 1 का वर्ग हमने यहां से किया और समीकरण 2 का वर्ग किया और इनको जोड़ दिया। तो देखिए इनको जोड़ने पर क्या हुआ, हमारे पास समीकरण 1 का वर्ग आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ रहे हैं, बाएं पक्षों को जोड़ दिया वर्ग करके। अब दाएं पक्षों को जोड़ देते हैं वर्ग करके, प्लस के स्क्वायर बटे 9। तो इस तरीके से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय सर्वसम का है 1 होती है। तो ये आपके पास बचा एच स्क्वायर बटे 81 प्लस के स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। अब ये तो P मैंने कोई बिंदु माना था H, K, लेकिन अगर आपको एक समीकरण लिखना है तो अब हम क्या करेंगे,
एच कॉमा के जो बिंदु है उसको एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देंगे, अर्थात स्थानांतरित कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 81 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। तो यही हमारे पास बिंदु P का बिंदु पथ हो जाएगा। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बिंदु P के जब सभी ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, उन सबको अगर आपस में मिलाएंगे तो एक दीर्घवृत्त बनेगा आपके पास, जिसका समीकरण कुछ इस तरीके से आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बटे 81 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जो परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 12y के शीर्ष को इसकी नाभिलंब जीवा के सिरों को मिलाने वाली रेखाओं से बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला आपका उद्देश्य रहना चाहिए कैसे भी हम रफ फिगर एक बना लें, ताकि हमें उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो हमने देखो y अक्ष बना लिया एक, और ये देखो हमने एक x अक्ष बना लिया। अब बोला गया कि जो आपके पास पैराबोला है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। तो अगर मैं देखो यहां पर इसको बनाऊं तो इसकी जो अक्ष होगी वो y अक्ष हो जाएगी। तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर नाभि होगी। अच्छा, मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा और एक्स स्क्वायर 12y, इसको कंपेयर करूंगा तो 4a हमारे पास 12 के बराबर हो जाएगा, अर्थात a की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जो इसकी नाभि के निर्देशांक होंगे वो 0,3 हो गए, अर्थात नाभिलंब जो आप बनाओगे वो स्वाभाविक सी बात है अक्ष के लंबवत होंगे और नाभि से गुजरने वाली रेखा होगी। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगी, अर्थात यदि ये बिंदु आपने P माना, ये P डैश हो गया और शीर्ष आपके पास ये है ही O 0,0। अगर P बिंदु के निर्देशांक यदि हम देखें तो हमको ये पता है कि देखो, वैसे मैंने आपको इसके निर्देशांक लिखना सिखाया है पिछली प्रश्नावलियों में, परवलय वाली में, लेकिन अगर मान लीजिए हम भूल भी जाते हैं, लेकिन हमें यहां तो ये तो पता लग जाएगा कि y तो हमेशा फिक्स ही रहेगा 3, x थोड़ा मूव कर रहा होगा, x नहीं पता मान लीजिएगा हमें, तो x, 3 हमने लिख लिया। अब ये हमें पता लग गया है कि परवलय हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है, तो x, 3 इसमें तो संतुष्ट कर ही रहा होगा। तो x की जगह x लगाया और y की जगह 3 लगाया, तो 12 गुणा 3 अर्थात 36 आ गया। एक्स स्क्वायर यदि 36 के बराबर आया मतलब x का मान 2 आ जाएंगे प्लस माइनस 6। तो आपने यहां पर यदि प्लस का 6 ले लिया तो P डैश में आपको माइनस का 6 लेना पड़ेगा, अर्थात P डैश भी आपके पास आ गया -6,3। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने नाभिलंब के जो सिरे थे उनका निर्देशांक निकाल लिया है। अब चलिए, अब हमसे क्या बोला गया कि हमसे बोला गया कि अगर इन सबको जोड़े, मतलब P डैश, O और P को आपस में जोड़ना है, तो देखिए एक त्रिभुज बनना है और इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं करने के, दो तरीकों की मैं बात करूंगा। मेथड वन में क्या करूंगा कि यहां पर आपके पास 3 बिंदु हैं और त्रिभुज का समीकरण ज्ञात करना है। त्रिभुज OPP डैश का क्षेत्रफल, 3 बिंदुओं से आप कैसे क्षेत्रफल निकालते थे, मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था। देखो फॉर्मूला वाला था एक, और दूसरा तरीका था, मैं फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूं, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, 1/2। यहां पर कोई भी एक बिंदु पहले लिख दीजिएगा, मान लीजिएगा आपने 6,3 लिख दिया। अब बाकी के बिंदु लिखो 0,0 फिर -6,3। तीनों बिंदु जब आपने लिख दिए तब आपको क्या करोगे, अंत में दोबारा इसको जो पहले लिखा था उसी को लिख दोगे, तो अर्थात 6,3 को। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बस ध्यान रखें त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए मापांक का चिन्ह मैं ऐसे लगा दूंगा। तो 1/2। अब देखो ये मापांक का चिन्ह हो गया। अब देखो 6 का गुणा 0 से किया तो 0, 0 का 3 से गुणा किया तो 0, -6 इंटू 3 किया तो -18। ये हमारे पास प्लस चिन्ह वाले हो गए सब, अब माइनस चिन्ह वाले लेते हैं थे। तो 0 का इंटू 3 मतलब 0, -6 इंटू 0 0, और 6 इंटू 3 मीन्स 18 हो गया। तो ये आ गया। अब यहां से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 1/2, ये -18 और ये -18 हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस, तो -36 हो गया। और ये मापांक का चिन्ह ध्यान रखें लगा हुआ है, तो ये आ गया 1/2 गुणा 36। जब आप सॉल्व करोगे मतलब 2 से 36 को कैंसिल कर सकता हूं, तो ये 18 आ जाएगा। अर्थात आपके पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो 18 वर्ग इकाई हो जाएगा, और यही आपसे पूछा भी गया था। तो ये पहला मेथड रहा जिससे हमने इस प्रश्न को हल किया, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब दूसरा मेथड यदि बात करूं तो वो बहुत आसान है, इसमें आपको कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना, बहुत ही आसान है। मेथड 2 में देखिए हमको ये पता है कि ये त्रिभुज OPP डैश दो त्रिभुजों से मिलकर बना है, त्रिभुज OPS और त्रिभुज OP डैश S। तो त्रिभुज
ओ पी पी डैश का क्षेत्रफल, ये आपके पास हो जाएगा त्रिभुज ओ पी एस का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ पी डैश एस का क्षेत्रफल। फिर आप यहां से ये देख रहे हो कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। मान लीजिएगा अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता सर्वांग सम है, तो आपको देखो इतना तो पता है कि ये 90 अंश होगा, क्योंकि ये नाभिलंब हमेशा लंबवत होता है अक्ष के, तो 90 अंश हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ऊंचाई आपको पता है 3 हो गई है, और ये देखो दूरी यदि मैं देखूंगा तो ये 6 आएगी दूरी, इसी तरीके से ये दूरी भी 6 आएगी। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां पर 3 गुणा 6 आ गया। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 1/2 3 गुणा 6। तो यहां से यदि आप देखोगे तो बेसिकली दोनों सेम है। मान लीजिएगा अगर अलग अलग भी हल करते तो 2 से ये 6 3 बार कैंसिल हो गया, यहां पर भी 3 बार कैंसिल हो गया, तो 3 गुणा 3 अर्थात 9 बना, और यहां पर भी 3 गुणा 3 अर्थात 9 बन जाएगा, अर्थात आपके पास 18 वर्ग इकाई ही आंसर आएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, दोनों ही तरीके आपके पास यहां पर बिल्कुल सही हैं। तो देखो 7वें प्रश्न में बोला गया कि एक व्यक्ति दौड़ पथ पर दौड़ते हुए अंकित करता है कि उससे 2 झंडा चौकियों की दूरियों का योग सदैव 10 मीटर रहता है। आगे आपको बोला गया कि यदि झंडा चौकियों के बीच की दूरी 8 मीटर है, तो आपको बताना है कि व्यक्ति द्वारा बनाए गए पथ का समीकरण क्या होगा, मतलब समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, पहले तो रफ से, फिर मैं आपको एक फिगर बना के समझाऊंगा। तो ध्यान रखो कि ऐसा बोला गया, मान लीजिएगा 2 झंडा चौकी हैं, स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिएगा एक मैंने एस डैश मान ली और एक एस मान ली। व्यक्ति कुछ इस तरीके से दौड़ रहा है, मान लीजिएगा स्टार्टिंग में व्यक्ति पी यहां पर होगा, तो बोला गया कि देखिए ध्यान रखें झंडा चौकियों की ये जो पोजीशन है, मतलब यहां पर ये तो फिक्स होंगी, ये तो कभी चेंज होंगी नहीं। व्यक्ति चल रहा है मतलब या दौड़ रहा है, तो व्यक्ति की स्थिति तो बार बार चेंज होगी, लेकिन ये अपनी जगह फिक्स रहेंगे। तो व्यक्ति मान लीजिएगा इस जगह पर है, तो पी एस और पी एस डैश की दूरी निकालोगे, योगफल देखो बोला गया सदैव 10 मीटर है, तो ये भी अभी भी 10 है। थोड़ी देर बाद मान लीजिएगा आप यहां पर, व्यक्ति यहां पर आया, तब फिर यहां पर देखा पी एस डैश और पी एस की दूरियों का योगफल, वो भी 10 रहेगा। थोड़ी देर बाद व्यक्ति मान लीजिएगा यहां पर पहुंचा, तो फिर देखिए पी एस डैश और पी एस की दूरी का योगफल निकालोगे, तब भी 10 ही रहेगा। तो इस तरीके से ऐसा व्यक्ति बहुत सारी बार चलेगा, बहुत सारी स्थिति होंगी, तो मैंने 3 आपको बताई हैं। तो आपको क्या करना है कि एक तरीके से इन पी वाली स्थितियों को आपस में जोड़ देना है। तो देखो एक आकृति आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी, कुछ बनेगी, अभी तो हमने पता ही नहीं हमें क्या बनेगी, वो तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन इस तरीके से जो आकृति बन रही है वही आपसे पूछा गया है। या हम बोल सकते हैं बिंदु पी का एक तरीके से बिंदु पथ पूछा गया है। बिंदु पी क्या है? व्यक्ति की स्थिति। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर 2 बिंदु फिक्स हैं, मान लीजिएगा एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, और कोई व्यक्ति इस तरीके से मूव करता है कि उसकी जो दूरियों का योगफल है दोनों बिंदुओं से, वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कितना भी हो लेकिन फिक्स रहता है। मान लीजिएगा अभी क्या है, बिंदु पी यहां पर है, तो अभी पी की ए से दूरी देखूं और पी की बी से दूरी देखूं, हमेशा मुझे यह पता है कि पी ए प्लस पी बी हमेशा कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। अब प्रश्न में अच्छी बात यह हो गई कि हमें पता है कि स्थिर आखिर कितना है, तो पी ए प्लस पी बी हमारे पास है 10 मीटर के बराबर। तो यहां पर एक बात हमें यह ध्यान रखनी है कि जब भी पी ए प्लस पी बी बराबर आपके पास कांस्टेंट आ जाए, जहां पर आपको यह समझना है कि ए तथा बी फिक्स हैं, मतलब स्थिर हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि पी का बिंदुपथ आपके पास दीर्घवृत्त के बराबर होता है। तो बिंदु पी का बिंदुपथ क्या आ जाएगा? दीर्घवृत्त। अर्थात यहां से हमें यह तो समझ में आ गया कि अगर हमसे कोई पूछे कि पथ की आकृति कैसी होगी, समीकरण तो देखिए हम एकदम नहीं बता सकते, वो तो मैं अभी आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन अगर किसी परीक्षा में आ जाए, किसी आईआईटी या एआई मेंस वाली परीक्षा में किसी में भी आ जाए, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि हाँ उसका आकार दीर्घवृत्त का होगा, अगर पूछा जाए तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि P कहीं भी हो, पी ए प्लस पीबी तो हमेशा 10 ही था, तो ये आपके पास दीर्घवृत्त बनेगा। अब कैसे दीर्घवृत्त का समीकरण बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखो कि ये जो A और B होती हैं, वो अब आपके पास नाभियां बन जाती हैं।
तो ये आपके पास देखो नाभियां बन गई हैं। तो नाभियां यदि ये आपके पास बन गई हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी है, ए बी, दोनों झंडा चौकियों के बीच की दूरी देखो 8 मीटर दी हुई है। अर्थात अगर मैं इनका आधा कर दूं तो वहां पर मेरा केंद्र स्थित होगा। मान लीजिएगा आधा, यहां पर मैंने क्या किया, पहले ए बी को ऐसे ज्वाइन कर दिया। वैसे ज्वाइन ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिएगा मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहां पर ये जो बिंदु होगा ये उस दीर्घवृत्त का केंद्र कहला जाएगा, क्योंकि नाभियों का मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो नाभि जो आपके पास बनेगी, अगर मैं बात करूं तो देखिए वो कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगी। मेरे पास कोई रबर नहीं है तो मैं यहां पर एक रफ फिगर बना रहा हूं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये बनेगी। तो ध्यान रखें, ये हो गई एक्स अक्ष और ये हो गई हमारे पास वाई अक्ष। ए और बी इस वाले केस में हमारे पास क्या हो गई है, झंडा चौकी है, वही हमारी नाभियों का काम करेंगी। और ये हमारे पास देखो वाई अक्ष हो गई। अब हमें इस दीर्घवृत्त का समीकरण लिखना था, अर्थात पथ का समीकरण। तो अब देखो यहां से यदि टोटल 8 है तो ये ओ से लेकर बी की दूरी 4 हो जाएगी, अर्थात बी का निर्देशांक होगा 4,0 और ए का निर्देशांक होगा -4,0। अब आपको तो पता है कि जो नाभियों के निर्देशांक होते हैं वो ए ई 0 होते हैं, प्लस माइनस। और आपकी जो नाभियां आई हैं आपने देखा तो वो आई हैं +-4,0। तो यहां से तुरंत आपको ये समझ में आ गया कि ए ई का मान कंपेयर किया तो 4 के बराबर आ गया। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, पी ए प्लस पी बी हमेशा 2a के बराबर होता है। तो 2a 10 दिया हुआ है, पी ए प्लस पी बी, तो यहां से a का मान 5 हो गया। अब a का मान यदि 5 आया, e का मान 4 आया, तो e का मान भी आपको तुरंत समझ में आ गया, 4/5 हो गया। लेकिन आपको तो पता है दीर्घवृत्त का समीकरण लिखना है तो x² प्लस y² बराबर 1, इस तरीके का होना चाहिए था। तो मेरे को b नहीं पता है, लेकिन e, a तथा b में एक संबंध हमारे पास होता है, ये होता है e बराबर √ में 1 माइनस a²/b², ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ये फॉर्मूला। तो e का मान है 4/5 बराबर √ में 1 माइनस, सॉरी यहां b²/a² होगा क्योंकि मैंने क्षैतिज बनाया है, तो ये b²/a² हो गया। b का मान हमें नहीं पता है तो b² हमने लिख दिया। a 5 है तो a² 25 हो गया। अब क्या करते हैं, इस वर्गमूल के चिन्ह को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो 16/25, देखो इधर वर्ग किया है तो यही आया, बराबर 1 माइनस b²/25 आया। तो 16/25 बराबर 25 माइनस b²/25 आपके पास आ जाएगा। आपने लासापा ले लिया, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 16 बराबर 25 माइनस b² बना, अर्थात आपके पास b² बन जाएगा 25 माइनस 16 अर्थात 9 के बराबर। तो आपने देखा b का मान, या बोल सकते हैं b² आ गया। तो इस तरीके से अब आपके पास जो दीर्घवृत्त का समीकरण हो जाएगा x² a का मान देखिए 5 था तो a² हो जाएगा 25 प्लस y²/b² होता है, b² ही आया है हमारे पास, तो ये 9 लिख दिया आपने, बराबर 1। और यही आपका बिंदु P का बिंदु पथ हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति जिस पथ पर दौड़ेगा उसका समीकरण हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर ध्यान रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये आता है। तो देखिए अब हम अध्याय 11 की विविध प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आपको यहां पर बोला गया है कि परवलय y² बराबर 4ax जो होता है उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका एक शीर्ष उस परवलय का शीर्ष है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, y² = 4ax परवलय बना लेते हैं, अर्थात y अक्ष और x अक्ष बनाऊंगा उससे पहले तो मैं, तो ये मैंने x और y दोनों अक्ष बना ली। अब परवलय y² = 4ax की बात करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास ये परवलय आएगा, y² = 4ax वाला। अब बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज आपने इसके अंदर बनाया, तो देखिए समबाहु अभी तो आप मत बनाइए क्योंकि इतना हमें क्लियर नहीं है कि क्या कहां पर आनी चाहिए इसके शीर्ष, लेकिन ये पता है कि एक शीर्ष तो उस परवलय का ही शीर्ष है, अर्थात ये 0,0 हो गया। अब हमें दो शीर्ष ऐसे लेने हैं कि हमारे पास वो समबाहु त्रिभुज आ जाए। तो देखिए मैंने क्या किया, मान लीजिएगा एक शीर्ष ये ले लिया a,
तो स्वाभाविक सी बात है जो दूसरा शीर्ष होगा बिल्कुल सिमेट्री होगी, क्योंकि आपको पता है एक्स अक्ष इसकी इस परवलय की अक्ष है। इसका मतलब ए डैश कहां पर होना चाहिए, बिल्कुल इसके मिरर इमेज में, मतलब ए डैश यहां पर होना चाहिए। तो इस तरीके से मान लीजिएगा कि ओ ए डैश आपके पास ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमें क्या करना था, इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई निकालनी है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो एक लंबाई निकाल दो भुजा की। तो मैं क्या करता हूं कि अभी ए के निर्देशांक ले लेता हूं। ए के निर्देशांक मान लीजिएगा मैंने एक्स निर्देशांक के ले लिया, तो क्या करूंगा, वाई का निर्देशांक निकालूंगा, तो 4a के हो जाएगा। तो y बराबर देखिए प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए के आपके पास आ जाएगा यहां से। तो यहां से देखो ए के निर्देशांक आ गए के कॉमा 2 अंडर रूट ए के, और दूसरा ए डैश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, के कॉमा माइनस का 2 अंडर रूट ए के। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सिमेट्री होगी। तो जैसा ए का आया वैसा ए डैश का लिख दिया, बस माइनस चिन्ह का अंतर कर दिया हमने वाई निर्देशांक में। तो यहां से अब ये देखो कि अब हमको दूरी निकालनी है किसी भी एक भुजा के बीच की लंबाई, या हम बोल सकते हैं ओ ए निकाल दो, या ओ ए डैश, या ए डैश। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की लंबाई तो बराबर होंगी। तो मैं ओ से ए के बीच की दूरी निकालता हूं, ए से ए डैश के बीच की दूरी निकालता हूं, और ओ से ए डैश, ये तीनों आपस में बराबर होंगी, ये मैंने आपको बताया। अब क्या करते हैं, देखिए ओ से ए के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ओ से ए के बीच की दूरी हमारे पास क्या आएगी, 0 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 अंडर रूट ए के का होल स्क्वायर बराबर ए डैश के बीच की दूरी यदि हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 4 अंडर रूट ए के बराबर। आप देख सकते हो दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं ताकि हमारे पास अंडर रूट हट जाए। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4a के आपके पास आ गया यहां से बराबर, ये देखो आ गया 16a के। तो इस तरीके से आ गया के स्क्वायर माइनस 12a के बराबर 0। के देखिए यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, तो के यदि कॉमन लिया तो के माइनस 12a बना बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि के मान या तो 0 आएगा या के का मान 12a के बराबर आ जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है के का मान 0 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि के यदि 0 कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए का एक्स निर्देशांक 0 हो गया, मतलब ऊपर आ गए ये सब, तो त्रिभुज तो कभी बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब के बराबर 12a आपका संतुष्ट है, मतलब हम इसको गणना में लेंगे। तो के बराबर 12a यदि आपके पास आ गया तो आपको बेसिकली ए के निर्देशांक पता लग गए। ये क्या हो जाएंगे, 12 कॉमा 2 अंडर रूट 12a, और ए डैश के निर्देशांक भी पता लग गए, 12 कॉमा माइनस 2 अंडर रूट 12a। तो आपको अब समझ में आ गया कि यदि ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो के निर्देशांक आ गए। अब आप कोई सी भुजा की लंबाई निकाल दीजिएगा। तो इसलिए भुजा की लंबाई मैं ए डैश भी निकाल सकता हूं, क्योंकि वो बहुत आसान है। हमारे पास वो होती है 4 अंडर रूट ए के। ए की वैल्यू को हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें ए प्रश्न में ही दे दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया था, इसलिए उसको ए को हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम हटा ही नहीं सकते उसे। हमने के को अपनी तरफ से माना था, इसलिए के का मान हमने इस तरीके से लेके आए। तो ये आ गया a इंटू 12a। तो देखो ये ए स्क्वायर बना, तो इससे ए तो बाहर आ गया एक, तो 4a। अब ये अंडर रूट 12 बना, तो अंडर रूट 12 को आप देखेंगे तो 2 अंडर रूट 3 होता है, अर्थात 8a अंडर रूट 3 इकाई। ये आपके पास उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी।